मैंने सब कुछ छोड़ के कम्प्लीटली उस 2.5 महीनों में ओनली एसएससी ओनली एसएससी ओनली एसएससी मैंने और एक्सप्लोर किया, यूट्यूब देखा, वहाँ पे आपको फॉलो किया सर मैथ्स के लिए। तो जो चीज़ मुझे नहीं पता होती थी वो कम्प्लीटली एक सेपरेट हैंडबुक में नोट कर लेता था। बच्चे क्या करते हैं सर, इनफैक्ट मैं भी यही करता था कि नहीं केवल जीएस 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 जीएस। आपका एक्सपीरियंस क्या है? पहला तो आप कितने घंटे पढ़ते थे, और दूसरा नंबर ऑफ आवर्स मैटर करता है या नहीं करता है? सर मैंने आपने कुछ पढ़ाया आज, वो मैंने उसको कर लिया, वो बन जाएगा, पक्का ही बन जाएगा, क्लास में इतने अच्छे से समझ आता है। बट सर अगर मैंने उसको 15 दिन नहीं खोला और वही क्वेश्चन मुझे आ गया तो नहीं बनेगा सर। स्टार्टिंग में भी मेंशन किया था मैं यूट्यूब पे सर, आपकी जो मोटिवेशन वाला एक चैनल है, सेपरेट चैनल, हाँ। मैं उसको खोल के बैठ जाता था। अच्छा। एक वीडियो देखता था, फिर बोलता था नहीं करना तो है ही, अपन को इतना छोड़ के आए हैं पीछे। 10 20 15 घंटे भी पढ़ रहे हैं आप डेली, लेकिन केवल 5 दिन पढ़ रहे हैं और फिर अगला दिन 5 दिन छोड़ दिया, सब भूल कोई मतलब जाएंगे नहीं है। आप, कोई सेंस नहीं निकलेगा सर। आपने रियलाइज कराओ कि काश ये चीज़ मुझे कोई पहले बता देता। तो कुछ अपनी लर्निंग्स, कुछ अपनी एक्सपीरियंस शेयर करिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विनर्स के प्राइम स्टूडियो से। और आज मैं आपको एसएससी सीजीएल 2022 के एक और टॉपर से मिलाने जा रहा हूं, जिनका नाम है अनिमेश कटारे। और ये एसएससी सीजीएल 2022 के AAO पोस्ट पे सिलेक्ट हुए हैं, और सबसे खास बात है कि ऑल इंडिया रैंक 19 इनकी रही है। तो अनिमेश, स्वागत है आपका विनर्स के ऑफिशियल चैनल पर, विनर्स के ऑफिशियल सेंटर पर। तो आज अनिमेश से हम कई सारी बातें करने वाले हैं, जानेंगे इनकी रणनीति, कैसे इन्होंने सिलेक्शन लिया, और सिलेक्शन से इंपॉर्टेंट जो इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 19 लेकर आए हैं वो कैसे इन्होंने अचीव करा है, इन सारी चीजों पे बात करेंगे। तो आपको बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा कि कैसे टॉपर्स पढ़ाई करते हैं। और अनिमेश से हम ये भी जानेंगे कि क्या उन्हें पहले से लगता था कि वो टॉप कर पाएंगे। तो सारी बातों पे बात करने वाले हैं आज। तो अनिमेश, सबसे पहले मैं आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता हूं कि आप कहां से हैं, थोड़ा अपनी फैमिली के बारे में बताइए। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर, जो कांस्टेंट गाइडेंस और मोटिवेशन देते रहते हैं आप, वो लॉन्ग टर्म में एक बहुत प्रोडक्टिव रोल प्ले करता है सर। मेरे बारे में, मैं अनिमेश कटारे सागर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ सर। सागर डिस्ट्रिक्ट में खुरई तहसील से सर। स्कूलिंग मेरी खुरई से ही कंप्लीट हुई है। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन के लिए इंदौर आया, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम SGSITS। ओके सर, फिर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद सर मैं सिविल्स की प्रिपरेशन में लग गया था, सिविल सर्विसेज के लिए। तो ऑलमोस्ट सर मैंने 6 से 8 महीने सिविल सर्विसेज में स्पेंड किया था। ये 2021 की बात है? जी सर, मैंने 21 में स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, ठीक है। लास्ट एंड ऑफ 21 में। ओके जी सर। तो उसके बाद सर ऑलमोस्ट मतलब सही चल रही थी, प्रिपरेशन भी सही चल रही थी दो सर। बट उसी बीच में एक इंसिडेंट होता है कि सर मेरे एक सीनियर हैं, यस जैन फ्रॉम GSITS इटसेल्फ। तो सर उन्होंने SSC CGL 20 में रैंक 200 समथिंग अराउंड रैंक थे, अच्छी रैंक थी उनकी। एंड देन सर 21 में भी उन्होंने रैंक अचीव किए। तो उनसे मेरी मुलाकात होती है, तो सर मुझे इंसिस्ट करते हैं कि एक बार अभी अगर MPPSC में, एक्चुअल रीज़न ये था कि MPPSC और सिविल्स में थोड़ा डिले वाला भी काम चल रहा था, जो स्टेट PC है इसमें। करेक्ट। तो उन्होंने इंसिस्ट किया कि ट्राई कर सकते हो, CGL ट्राई कर सकते हो सकता है पॉसिबल है। तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट जगा। उस टाइम तक बिल्कुल भी नहीं था। 2 मैंने 21 का CGL दिया था, बट विदाउट प्रिपरेशन, कम्प्लीटली विदाउट प्रिपरेशन दिया था। तो वहाँ मैं थोड़ा 0.5 और समथिंग से मिस कर गया था प्रीलिम्स का कट ऑफ। तो था कि हाँ कर तो सकते हैं, बट अब डिसीजन बहुत बिग था कि चेंज करें कि नहीं करें। बट इंसिस्ट किया उन्होंने, भी घर पे भी पूछा तो बोलते कर सकते हो अगर यहाँ डिले हो रहा है एग्ज़ाम्स वगैरह में। तो सर देखा, थोड़ा 5-10 दिन देखा, यूट्यूब पे एक्सप्लोर किया। उसी बीच में सर आपके लिए भी यूट्यूब पे देखना हुआ, आपकी वीडियोस भी देखी, तो लगा कि हाँ कर सकते हैं, SSC कर सकते हैं, मतलब ट्राई कर सकते हैं। रीज़न ये भी था कि प्रीलिम्स इस बार का केवल क्वालिफाइंग था SSC का। करेक्ट। लास्ट ईयर तक मार्क्स ऐड होते थे,
तो इस बार लगा कि चलो प्रीलिम्स तो दे ही देते हैं पढ़ के। तो बट प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट 1 महीना था, 1 से 1.5 महीना था, 15 दिन वही एक्सप्लोर करने में, बुक्स वगैरह सोर्सेज ढूंढने में लग गए। तो ये किया 15 दिन, फिर लगा कि नहीं चलो अब करना है। तो फाइनली जाके सर 1 महीना की पढ़ाई की अच्छे से, कम्प्लीटली सिविल्स को पीछे छोड़ दिया और केवल एसएससी पे फॉलो अप किया। तो वहाँ जाके सर प्रीलिम्स दिया दिसंबर में प्रीलिम्स दिया। और सर उस टाइम तक मैं मतलब AAO के बारे में तो सोच भी नहीं रहा था, बस ये था कि कैसे भी बस प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। मतलब उस समय ऐसा कुछ नहीं सोचा था ना कि ये निकालना ही है, नहीं सर, या फिर इसमें मतलब बस सिलेक्शन लेके ही रहना है, ऐसा मतलब ये था कि हाँ चलो ट्राई कर लेते हैं, ट्राई कर ऐसे ही लेते हैं था सर, वही प्रिपरेशन कर लेते हैं, मतलब हाँ एक कि attempt ठीक है देते चलो हैं। कोशिश तो कर ही लेते हैं जी इसके सर, लिए। जी सर, बिल्कुल। ठीक है। तो सर AO के बारे में तो बिल्कुल मैंने सोचा भी नहीं था उस नहीं टाइम था। तक कि ये उसका, क्योंकि हायर कट ऑफ जाता है, सेपरेट कट ऑफ फ्रॉम द करेक्ट, अदर तो लिस्ट। उसका पेपर 3rd भी अलग से रहता जी है। सर, वो मेंस में पेपर 3rd भी अलग से होता बिल्कुल। है। तो बट प्रीलिम्स दिया और प्रीलिम्स अच्छा गया, बेसिक्स कोई फॉलो अप किया था तो प्रीलिम्स अच्छा गया, और AO की लिस्ट में भी क्वालिफाई कर गया प्रीलिम्स में। क्या बात है। तो सर उसके बाद फिर मूड हो गया था कि अब केवल SSC ही टारगेट करना है। तो लग रहा था कि टाइम बहुत कम है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैक्स 3 मंथ्स थे, इनफैक्ट 2.5 मंथ ही मिले, बाद में जल्दी करवा दिया था SSC ने Correct. पेपर। बट उस टाइम पे सर फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया और भैया ने बहुत इंसिस्ट किया कि नहीं पोटेंशियल है, कर सकते हो, ट्राई करो। मैंने सब कुछ छोड़ के कम्प्लीटली उस 2.5 महीनों में ओनली SSC। इसी बीच में सर अब मैथ्स वैसे मतलब JEE की प्रिपरेशन भी की थी, तो बेसिक्स तो ठीक थे, बट रियलाइज़ हुआ कि नहीं, प्रीलिम्स में भी मेरे 2 क्वेश्चन मैथ्स में छूटे थे। तो उसका रीज़न था कि स्पीड में मैं बहुत लैग कर रहा था। बेसिक्स बन रहे थे बट भाई एक्स लेके कर रहा हूँ सॉल्व, या लॉन्ग मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि बच्चे मुझसे बहुत आगे, मुझे 30 मिनट लग रहे हैं मैथ्स सॉल्व करने में, बच्चों को 20 मिनट केवल लग रहे हैं। तब जाके सर मैंने और एक्सप्लोर किया, यूट्यूब देखा, वहाँ पे आपको फॉलो किया सर मैथ्स के लिए। और एक और चीज़ थी सर, मतलब कि मेरी बड़ी बहन थी जो, वो सर आपको कोर्स ले रखी है मैथ्स फाउंडेशन का। तो अब जैसे मुझे कुछ टॉपिक में डाउट रहता था, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, बहुत स्ट्रगलिंग टॉपिक कहलाता है ये, तो उसको मैंने कम्प्लीटली वहाँ से कवर कर लिया। और भी कई टॉपिक कर लिए जो यूट्यूब से हो रहा था, तो वो यूट्यूब से कवर कर लिया सारा। 1.5 महीना इनको कवर्स करने में, ट्रिक्स बेसिक्स नोट डाउन करने में, जो जो भी हो सकता था पॉसिबल, और लास्ट के 1.5 महीना ओनली फॉर प्रैक्टिस, कम्प्लीटली प्रैक्टिस को डिवोट किया था सर। ये था। बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज था। अच्छा, फिर ऐसा मन में नहीं आया कि यार, या अभी मन में ऐसा है कि अब सिविल सर्विसेज को टारगेट करना है, SSC को ले लिया है, अब सिविल सर्विसेज की तरफ वापस जाना है? सर मतलब बोले प्राइमरी गोल तो सिविल सर्विसेज था, जो बचपन वाला अपन ड्रीम बोलते हैं। बट फॉर नाउ सर अभी ब्रेक लेने का सोच रहा हूँ 1 से 1.5 साल अब के अभी लिए। इसी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं, सेटल होते हैं। और फिर सर वर्क पर भी डिपेंड करेगा, वर्क कल्चर अभी अपन को इतना पता नहीं है कि कैसा है, तो सर बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है कि AAO के अलावा जनरली लोग इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, GST इंस्पेक्टर को प्रेफरेंस देते हैं, तो इस तरफ क्यों नहीं इच्छा हुई कि इस तरफ करते हैं? जी सर, एक बात शेयर करना चाहूँगा कि आज ही मार्क्स आउट हुए हैं CGL मेंस के, तो उसमें मेरे मार्क्स 331 बन रहे हैं। ठीक है। तो मतलब कि मैं कोई भी पोस्ट ऑप्ट करता तो वो मिल जाती इजीली मिल जाती, इनकम टैक्स, एक्साइज या ASO इन CSS। तो ASOs का तो ये रीज़न था कि सर दिल्ली मैं प्रेफर नहीं कर रहा था, दिल्ली को फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं रख रहा था। ठीक है। और बाकी सर अब AO ऑप्ट क्यों करना है, उसका एक तो मेन रीज़न था कि सर एक गैजेटेड पोस्ट है सर, और सर दूसरा मेन रीज़न ये था कि इसमें सर ऑडिट का जो कल्चर है, मतलब ट्रैवलिंग, टूरिंग, मेरा नेचर वैसा ही रहा है कि मैं ट्रैवलिंग करना करता रहा हूँ, पसंद आएगा करना, वो चीज़ का, वही चीज़ों को समझना कि कैसे हो रही हैं, वो चीज़ में इंटरेस्ट था। तो मैंने बोला कि करते हैं ऑप्टिसी को करते हैं। मैंने इनफैक्ट फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी A01 ही रखी थी, जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए। ओके, ग्रेट। अच्छा, ये लगता था कि रैंक आएगी, सिलेक्शन का तो चलो एक भरोसा होने लगता है जब हमें अपनी प्रिपरेशन हम करते हैं, पर रैंक का भरोसा था तुम्हें कि ऑल इंडिया रैंक 19 आ जाएगी? सर
प्रीलिम्स तक तो ये भी नहीं पता था कि इसका कट ऑफ निकल जाएगा, डबल ही होगा। और सर मेंस के पहले बोलूँ तो कभी भी नहीं सोचा था रैंक का, तो ये था बस कि जॉब लेना है एक, मतलब प्रैक्टिस करके लगने लगा था कि हाँ, मतलब इस बार क्या वैकेंसी भी अच्छी थी, 36,000 वैकेंसी थी, PASS की 20,000 समथिंग थी। करेक्ट। तो ये तो लग रहा था कि चलो हाँ मतलब कुछ तो मिल जाएगा, तो बट रैंक का तो कभी भी नहीं सोचा था, 900,000 सोचा था, टारगेट नहीं कर रहा था मैं। बट जब सर एग्ज़ाम में अपीयर हुआ, प्रोसेस को फॉलो किया जा, तो पेपर देते टाइम तो थोड़ा रियलाइज़ होने लगा था कि हाँ ठीक जा रहा है, मतलब जो अपन करते थे सॉल्व वहाँ यहाँ भी हो रहे हैं टाइमली और हो रहा है पेपर। बट इतना एक्सपेक्ट कभी भी नहीं किया था सर, इनफैक्ट 3 डिजिट भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं। ओके ओके। अच्छा, अब थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी पे आते हैं। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि सारे स्टूडेंट्स को आप बताइए कि मैथ्स को आपने स्ट्रॉन्ग कैसे किया। मैथ्स और इंग्लिश दो सबसे बड़े चैलेंज होते हैं SSC की जर्नी में। GS भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अब सबके मार्क्स भी होते हैं, तो थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज आपने कैसे प्रिपेयर किया और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए स्टूडेंट्स की, उसके बारे में थोड़ा बताओ। मैथ्स के लिए मैं वही बोलूँगा कि मतलब बैकग्राउंड दो मेरा मैथमेटिक्स का ही रहा है, बीटेक भी की है, JEE की प्रिपरेशन भी किया था, तो बेसिक्स में उतनी दिक्कत नहीं थी, मतलब कि एक बार भी अगर देख लो तो बेसिक्स तो समझ आ जाता है। बट मेजर रोल वही था सर कि मतलब स्पीड कैसे लाओगे आप। करेक्ट। उतना टाइम भी नहीं था क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट 5 मंथ्स का ही प्रोसेस रहा है बस SSC का, उससे पहले नॉन SSC रहा हूँ। तो सर यही था कि स्पीड अप कैसे कर पाऊँगा चीज़ों को। पहले तो ये भी नहीं था दिमाग में कि स्पीड अप करना है, बेसिक से ही करना है। फिर सर वही 1-2 वीडियो जब आपकी देखी और यूट्यूब पर देखी वीडियोस मैथ्स की, तो रियलाइज़ हुआ कि नहीं करना पड़ेगा, कर सकते हैं और करना ही पड़ेगा, बेसिक से नहीं करेंगे वरना टाइम सेव नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। तब जाके सर वही यूट्यूब को फॉलो किया, आपकी क्लासेस देखी कुछ जिन टॉपिक्स में डाउट रहता, और रिगरस प्रैक्टिस सर, एक्सट्रीम प्रैक्टिस किया। मैथ्स के लिए मेरे हिसाब से केवल एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लो, रिपीटिव सिलेबस सर करने की जरूरत नहीं है मैथ्स में। हम बार बार वही बिगिनिंग से स्टार्ट करने चले जाते हैं, वो सर इम्पैक्ट नहीं देता उतना। उससे अच्छा एक बार कंप्लीट करें। और अच्छा, प्रैक्टिस में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगाए थे या प्रैक्टिस कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाए थे, क्या चीज़ें करी थी आपने प्रैक्टिस में? पहले PYQ कंप्लीट किए ऑलमोस्ट लास्ट 3 इयर्स के, ठीक है, पूरे प्री प्लस मेंस के PYQ कंप्लीट कर लिए थे सारे, ठीक है। उसके बाद सर मैंने मॉक्स देना स्टार्ट किया था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मॉक्स देना स्टार्ट किए थे सर, प्रैक्टिस के लिए यही किया फॉलो सर। और इंग्लिश को कैसे आपने अच्छा किया, या पहले से अच्छी थी इंग्लिश सर CBSE बैकग्राउंड रहा है, तो सर बेसिक्स तो मैं ग्रामर वगैरह फॉलो नहीं किया था, बट टेस्ट देता था या जो भी PYQ लगा रहा था, तो जो चीज़ मुझे नहीं पता होती थी वो कम्प्लीटली एक सेपरेट हैंडबुक में नोट कर लेता था और उसी को रिवाइज करता रहता था सर। वही जो चीज़ अपन को पता है उसको मैं कभी फॉलो नहीं किया। और जैसे वोकैब है तो ये कम्प्लीटली अलग चीज़ हो जाती है, जनरल लाइफ की चीज़ है, मतलब दो, बट SSC के वोकैब है जो वो फिक्स्ड है कि इस पैटर्न पे आती है। करेक्ट। तो वोकैब को किया था सर मैं। वोकैब को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ आपने करा? जैसे जनरली हम लोग रीडिंग की सलाह देते हैं कि आपको न्यूज़पेपर या कुछ भी रीडिंग करना चाहिए। यस सर। आपने भी कुछ ऐसी चीज़ें फॉलो करी? सर न्यूज़पेपर रीडिंग के हैबिट मुझे बहुत पहले से है, तो मैं कंटिन्यूसली इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। और सेकेंडरी चीज़ मैं सर क्या तरीका अपनाता हूँ कि आप पहले गो में एक बार वोकैब रीड करो सारे। आज जैसे आपने 30 वोकैब रीड कर लिए हैं, तो उनमें से मान लो आपको 20 से 22 या 25 वोकैब ऑलरेडी पता होंगे, बहुत ईजी वोकैब है क्योंकि, बट जो 7 या 10 वोकैब होंगे जो आपने पहली बार ये सुने होंगे, तो एक छोटा सा डॉट करके मैं नोट कर लेता था उनको कि ये वाले वोकैब नहीं बने थे। अब मैं जैसे नेक्स्ट डे पढ़ूंगा या नेक्स्ट वीक पढ़ूंगा, जब भी उनको रिवाइज करूंगा, तो मैं देखूंगा कि वो जो 20-22 बन रहे थे वो तो ऑलरेडी बनेंगे ही, बट जो 7 या 10 थे जो अपन ने याद किए तो नोट किए, तो उनमें से कितने याद रह गए अपन को, तो उनको जो याद रहेगा छोड़ देता था, बाकी जो बचते थे उनको हाईलाइट कर लेता था। ऐसे मैंने कंप्लीट कर लिया था 1.5 महीने के। मैथ्स के पैरेलल ही करता था, इंग्लिश को मैंने उतना टाइम डिवोट नहीं किया, 1.5 से 2 घंटा करता था, 2 घंटा करता था ऑलमोस्ट डेली इंग्लिश को। तो सर वही उसमें मेजरली वोकैब और PYQ यही फॉलो करता था, तो हाईलाइट किया सर। और लास्ट टाइम में लास्ट के 15 दिन में केवल वही जो हाईलाइटेड थे उन्हीं को सर रिवाइज करता रहा। इंग्लिश के लिए सर इतना सफिशिएंट था मेरे साथ। सफिशिएंट है। यस। अब आते हैं GS पे। यस सर। GS चैलेंज था आपके लिए, भूलने का कुछ ऐसा, या इंटरेस्ट आता था GS को पढ़ने में? सर क्योंकि सिविल्स की कर रहा था तो इंटरेस्ट तो बहुत आता था। और सर GS के लिए मैं एक चीज़ बोलूँगा कि
जीएस ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उसमें परफेक्शन अटेन नहीं कर सकते और ना कोई इसमें ऐसा परफेक्ट अनलिमिटेड है, मतलब कोई लिमिट नहीं है उसकी। सर मेरा स्कोर जीएस में 54 रहा है, जो इस बार शायद वन ऑफ द हाईएस्ट है जीएस में सर। करेक्ट। तो सर मेरे हिसाब से इसमें आप परफेक्शन की तरफ नहीं भागिए, गुड स्कोर लाएंगे वो मोर देन इनफ होता है। वो पेपर पे भी डिपेंड करता है कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी कितना आ गया। बच्चे क्या करते हैं सर, इनफैक्ट मैं भी यही करता था कि नहीं केवल जीएस 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 या एक ही एक सब्जेक्ट को फॉलो करना है सर, वो चीज़ बहुत हार्म कर रही थी अपन को। करेक्ट। तो सर फिर वही है कि जितना पढ़ रखा है उसको केवल मैं रिवाइज करता गया। मैंने मतलब 5 महीने जो एसएससी की प्रिपरेशन की, जीएस का एक भी नया टॉपिक नहीं उठाया, ना एक भी नया टॉपिक उठाया सर, ना एक भी नया कंटेंट लिया। यूट्यूब से ही सर वीडियोस खोलता था जो, उनसे रिवाइज कर, जैसे मुझे टॉपिक रिवाइज करना है हिस्ट्री का कोई सा भी, तो सर्च किया मैं ये टॉपिक, वही रिवाइज कर लिया मैं, ऐसे बोल गया। विनर्स को बहुत फॉलो किया जीएस के लिए सर। तो एप्लीकेशन पे जीएस पढ़ा था या यूट्यूब से पढ़ा था? यूट्यूब से पढ़ा था, यूट्यूब से और पढ़ा था। मैथ्स एप्लीकेशन से पढ़ा था, जो सिस्टर ने कोर्स ले रखा था। मैं तो नहीं था दो इनरोल। ओके। सिस्टर मैथ्स का फाउंडेशन कोर्स ले रखी थी सर। ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन बात करते करते मुझे याद आया, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो आपका एक्सपीरियंस क्या है? पहला तो आप कितने घंटे पढ़ते थे, और दूसरा नंबर ऑफ आवर्स मैटर करता है या नहीं करता है? सर ऐसा कोई आइडियल डे आवर्स तो नहीं हो सकता कि इतने आवर्स ही पढ़ना है, वो डे टू डे पे डिपेंड करता है। कोई दिन आपका अच्छा जा ही नहीं रहा है, बट ये ज़्यादा मैटर करता है कि उस दिन आप एकदम ब्रेक ना हो जाओ कि नहीं आज कुछ ही नहीं पढ़ा, घूमने चले गए। एटलीस्ट नया मत पढ़ो तो उसको रिवाइज कर लो जो ऑलरेडी पढ़ रखा है आपने। 2 घंटे दे दो अगर दिन में, ज़्यादा भी नहीं पढ़ पा रहे उस दिन तो। बाकी अगर रेगुलर देखें, इतने कम टाइम में अगर 5 से 6 महीने में आप सोच रहे हैं, तो सर 8 से 10 घंटा देना पड़ेगा। क्योंकि सर मॉक भी अगर जैसे आप देंगे इतने ही टाइम में, तो मॉक होगा, मान लो मेंस का मॉक है तो 2 घंटा लग रहा है, उसको एनालाइज करेंगे तो वो 2 घंटे से ज़्यादा ले लेता है सर। करेक्ट। तो दिन में एटलीस्ट मतलब 8 से 10 घंटे देने पड़ेंगे ऑन अ रेगुलर बेसिस। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करेगी यहाँ पे सर, यही सर। अच्छा, डेली आप टारगेट बनाते थे? जैसे मैं जब स्टूडेंट हुआ करता था, जब मैं एग्जाम देता था, तो मेरा एक पूरा फिक्स टारगेट चलता था। मैं पहले मंथ का एक टारगेट डिसाइड करता था, फिर उसको वीकली बांटता था, फिर उसको डेली करता था कि आज का मेरा टारगेट है। और एक दिन पहले मैं रेडी कर लेता था कि कल मुझे दिन भर क्या करना है, मुझे सोचने पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, पहले मैं रेडी कर लेता था। ऐसा कोई प्लान आप भी करते थे, या कोई ऐसा डे टू डे कोई टारगेट सेट होते हो? सर मैंने मंथली टारगेट्स कभी भी नहीं बनाए, मैंने लॉन्ग टर्म टारगेट कभी नहीं बनाया। शॉर्ट टर्म में ऐसा करता था कि आज जैसे मुझे परसेंटेज को एटलीस्ट 100 क्वेश्चन करना है, या पहले तो यही प्लान करना था कि आज परसेंटेज को पूरा रिवीजन कर लेना है, उसके बाद उसके क्वेश्चंस देख लेना एक बार, जो जो मार्क्ड क्वेश्चन है अपने। तो सर मैं ऑलमोस्ट मतलब मेरा डेली का ही टारगेट रहता था, वही फॉलो करता जाता था सर। और मैं मतलब बहुत रिजिड था इस चीज़ में कि आज अगर बनाया आज का टारगेट तो ये सर करना है। मतलब एक डे टू डे टारगेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्या हैबिट होती है कि बैठ गए, अब मेरा ये पढ़ने का मन हो रहा है, चलो ये पढ़ लेते हैं। अब बहुत दिनों से इंग्लिश नहीं पढ़ा, चलो आज इंग्लिश पढ़ लेते हैं। तो ये तरीका मुझे लगता है कभी आपको सक्सेसफुल नहीं होने देगा। सर मैं कभी भी स्विच नहीं करता था कि मान लो आज जो टारगेट बना लिया है, आज मैं इंग्लिश का सोच के मतलब 4 घंटे मैथ्स का सोच के बैठा हूँ, तो मैं मैथ्स ही करूँगा, मन लग रहा है नहीं लग रहा है, क्वेश्चन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, करेक्ट करता रहूँगा सर वो। फिर जो इंग्लिश का अपना 2 घंटे का टाइम है तो इंग्लिश ही करूँगा, फिर 1 घंटे का जीएस का रिवीजन का टाइम है तो केवल जीएस ही करूँगा सर। शॉर्ट टर्म ही करता था मैं टारगेट सर। करेक्ट। अच्छा, अगला मेरा एक क्वेश्चन है मैथ्स में। एक क्वेश्चन, क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ तो मुझे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सर जब क्लासेस अटेंड करते हैं तब सब बनता है, लेकिन जब हम खुद से करते हैं तब हमसे क्वेश्चंस नहीं बनते, क्योंकि जैसे हम पढ़ा रहे हैं टाइप वाइज सारे हमने पढ़ा दिया, बच्चों से बनने लगे, पर जैसे ही नया क्वेश्चन कोई मिला तो फिर कई स्टूडेंट से नहीं बनता। तो क्या ये प्रॉब्लम आपने फेस करी है? सर बहुत हद तक फेस किया, और इनफैक्ट मैं जब एनालाइज करता तो मुझे रीज़न भी एक जो मुझे निकल के आया है कि लैक ऑफ रिवीजन सर। ओके सर मैंने आपने कुछ पढ़ाया आज, मैंने उसको कर लिया, वो बन जाएगा, पक्का ही बन जाएगा, क्लास में इतने अच्छे से समझ आता है। बट सर अगर मैंने उसको 15 दिन नहीं खोला और वही क्वेश्चन मुझे आ गया तो नहीं बनेगा सर। और उसमें अगर उस 15 दिन के बीच में आपने एक बार भी उसको रिपीट कर लिया होगा
तो वो सर क्वेश्चन आपसे जरूर बन जाएगा सर। रिवीजन बहुत मैटर करता है मैथ्स में सर। करेक्ट, ये चीज़ रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक चैप्टर के आप क्या सजेस्ट करते हो कि अरिथमेटिक एडवांस में एक चैप्टर से कितने क्वेश्चंस एटलीस्ट लगाना चाहिए? सर चैप्टर टू चैप्टर वेरी करता है 2, बट मिनिमम 100 क्वेश्चंस। जैसे अरिथमेटिक के जो चैप्टर्स हैं, परसेंटेज हो गया, इनके मिनिमम आपको 100 क्वेश्चन तो लगाने पड़ेंगे इन एनी केस, इन वर्स्ट केस इन फैक्ट। अदर देन क्लास जो हम पढ़ते हैं उसके अलावा 100-200 क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस की चाहिए प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि सर स्पीड भी उसी से बिल्डअप होगी और क्वेश्चंस को आपको समझने की एबिलिटी भी उसी से, क्योंकि लैंग्वेज चेंज हो जाते हैं मॉक्स के क्वेश्चन में, प्रैक्टिस के क्वेश्चन में। तो सर 100 क्वेश्चन मिनिमम एक चैप्टर से आई थिंक। एडवांस में सर 50 से 60 कर सकते हैं आप। अरिथमेटिक में क्योंकि कैलकुलेशंस का मेजर रोल रहता है, और सर एडवांस में लॉजिकल थोड़ा ज़्यादा रहता है, जैसे ज्योमेट्री हो गया, एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ हो गई, तो उसमें लॉजिकल ज़्यादा रहता है। तो आपने वो ग्रास्प कर ली अगर एक बार, तो आपको उधर स्पीड की भी जरूरत पर यूनिट या ट्राइंगल है तो आपने उसको कर लिया, क्वाड्रिलेटरल्स हैं तो वैसे आपने इजीली सर उसमें बस प्रॉपर्टीज रिवाइज करते जाइए। एडवांस में यही है, बस ट्रिक्स रिवाइज करते जाइए जो थोड़ी बहुत रहती हैं एंगल्स वगैरह से रिलेटेड। करेक्ट। तो उसमें कम नंबर ऑफ क्वेश्चन में भी आप कर सकते हैं, ग्रेस कर सकते हैं इसलिए। अच्छा, कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या किया आपने? सर एक तो मल्टीपल्स के कैलकुलेशन में प्रैक्टिस कीजिए, और सर टेबल्स जितना पॉसिबल हो सके याद कर लीजिए, बहुत फ्रूटफुल रहते हैं टेबल्स याद करना सर। एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो 30 तक रहना चाहिए। स्क्वायर, क्यूब्स, टेबल्स, क्यूब मस्ट है सर, क्योंकि उसमें अगर आप पेपर में निकालने बैठे तो इतना टाइम नहीं है। ये स्पीड अप वाले गेम है पूरे एसएससी में, बैंकिंग में सर। तो मतलब स्क्वायर्स 25-50 तक जितना भी पॉसिबल हो रहा है मैक्स ट्राई करना चाहिए। टेबल्स 30 तक हो गई, क्यूब एटलीस्ट 20 तक हो गए। करेक्ट, इतने ही याद रहना चाहिए। या तो सर आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो ऑलरेडी कि आप तुरंत कर लेंगे तो वो चलता है, बट सर फिर भी टाइम सेव हो जाता है अगर याद कर रखे हैं तो। काफ़ी फर्क पड़ता है काफ़ी फर्क। और मेरे ख्याल से एक बार प्रैक्टिस होने के बाद फिर वो लेवल आ जाता है कि फिर पेन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है सर, है ना? क्योंकि शुरुआत में काफ़ी डिफिकल्ट होता है, बट प्रैक्टिस कर लो तो फिर विदाउट पेन भी आप कैलकुलेशंस कर लेते हैं ईजिली सर। माइंड कैलकुलेशंस होने लगते हैं सर। ठीक है। अनिमेश, अब बात करते हैं कुछ ऐसी लर्निंग्स जो आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं कि ये जो प्रिपरेशन की जर्नी थी, इसमें कुछ आपने रियलाइज़ कराओ कि काश ये चीज़ मुझे कोई पहले बता देता, या आपने कई स्टूडेंट्स को कोई गलती करते हुए देखा हो कि ये एक चीज़ है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं और अगर इस चीज़ को सही कर लें तो वो भी सिलेक्शन जल्दी ले लेंगे या रैंक ला सकते हैं। तो कुछ अपनी लर्निंग्स, कुछ अपनी एक्सपीरियंस शेयर करिए। सर एक चीज़ तो मैं बोलना चाहता हूँ, कोई भी टीचर है वो जो बात बोलते हैं वो बहुत एक्सपीरियंस के साथ बोलते हैं, वो ऑलरेडी इस चीज़ से गुजर चुके हैं सर। वो बताते हैं जो चीज़ें, तो वो फॉलो अप अगर अपन कर लें तो सर किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़े, बहुत ईजिली बहुत कम टाइम में हो जाए। करेक्ट। बाकी सर प्रिपरेशन टाइम पे इतना होता है, फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, तो सर होती हैं गलतियाँ होती हैं। मेरे से भी ये होता था कि मान लो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो दोबारा से चैप्टर उठा लिया कि नहीं फिर से बेसिक्स देख लेते हैं, बट वो सर बिल्कुल हेल्पफुल नहीं होता था। मैंने 1-2 चैप्टर में ऐसा किया शुरू में, रियलाइज़ हुआ कि नहीं इससे कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है, अपन का टाइम एक दिन का ही चला जाता है पूरा देखने में, वीडियोस देखने में। तो सर फिर मैं रियलाइज़ किया कि जितना हो चुका है उसको रिवाइज करो। जहाँ आप लैग कर रहे हो क्वेश्चन को एनालाइज करना सर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। करेक्ट। कि देखिए कि कहाँ लैग कर रहे हैं, उस फैक्टर को पकड़िए, उसका रीज़न देखिए क्या रीज़न है, सर उस पर वर्कआउट कीजिए। कम टाइम लगेगा, गलतियाँ सुधर जाएंगी एग्जाम में, क्योंकि सर वो गलतियाँ नहीं होंगी जो आपसे बनती थी। अगर सिली मिस्टेक्स नहीं कर रहे हैं आप तो करेक्ट, गलतियाँ वही होंगी जो आपसे नहीं बन रही थी, नई कोई चीज़ आ गई, या जो आपसे ऑलरेडी मॉक में गलत हो रही थी वहाँ भी आप गलत करेंगे वही। इनफैक्ट कैलकुलेशन में भी ऐसा होता है, जो कैलकुलेशन मिस्टेक आप मॉक्स में कर रहे हैं वो जाके एग्जाम में भी रिपीट हो जाती है। तो सर वही है कि एक बार बेसिक्स कर लीजिए, जितना भी टाइम लग जाए, 6 महीना लगता है, 8 महीना, 4 महीना, अपनी स्पीड के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। देन फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग एंड रिवीजन। दैट्स ओके। ठीक है। अच्छा, कभी एक और फेज़ हर स्टूडेंट की लाइफ में आता है, डीमोटिवेशन। कभी घर वाले या फ्रेंड्स या रिश्तेदार
कहीं ना कहीं से सुनने को मिलता रहता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ दो, कुछ और कर लो, या कोई एग्ज़ाम दिया तो लग रहा है कि यार पता नहीं अपने से हो पाएगा नहीं। ऐसा कभी कोई फेज़ आया है कि जहाँ पे डीमोटिवेशन हुआ हो या ऐसा लगा हो कि यार अपन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? दो सर, मेरा इतना ज़्यादा टाइम पीरियड का नहीं था, तो कई बार तो नहीं हुआ, बट जब मेंस के मॉक्स दे रहा था मैं, मेंस के जस्ट पहले 15 दिन पहले तक जो मॉक्स दे रहा था, तो किसी मॉक में अच्छा स्कोर आ रहा हो, किसी में एकदम से ड्रास्टिकली गिर गया, 20 नंबर का डिफरेंस आ गया। हाँ, तो सर बिल्कुल अजीब लगता था कि क्या हो रहा है, इतना प्रैक्टिस भी कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, बट सर इसके लिए यही है कि ट्रस्ट योर प्रोसेस। आप प्रोसेस पे बस बिलीव करो, अपने आप रिजल्ट मिलेगा सर। और एक अगर पर्सनल कैपेसिटी मैं बताऊं तो कोई सर आपके पास ऐसा होना चाहिए फैमिली में, फ्रेंड, जिससे आप सर शेयर कर सकें। मेरे केस में सर जैसे भाई थे मेरे बड़े भैया, तो मैं उनसे जैसे नहीं हो रहा है आज मुझसे, तो मैं उनसे बोलता था भैया यहाँ मिस आउट कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ लैक कर रहा हूँ, तो वो एटलीस्ट मोरल सपोर्ट तो दे सकते हैं वो आपको कि नहीं हो जाएगा। अदर देन दैट मैं सर, मैं स्टार्टिंग में भी मेंशन किया था, मैं यूट्यूब पे सर आपके जो मोटिवेशन वाला एक चैनल है, सेपरेट चैनल, मैं उसको खोल के बैठ जाता था। अच्छा। एक वीडियो देखता था, फिर बोलता था नहीं करना तो है ही, अपन को इतना छोड़ के आए हैं पीछे, करना है सर, तो वापस रिदम आ जाती, भले थोड़ा ब्रेक होगा। और वही एक लास्ट चीज की, जैसे कोई दिन खराब जा रहा है, आपको क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, बेसिक्स भी गलत हो रहे हैं, मत छोड़िए, आप उस दिन 2 घंटे तो एटलीस्ट पढ़िए सर, ये शायद वर्कआउट करे सर। कंसिस्टेंसी के बारे में भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंसी का कितना रोल है? हाईएस्ट रोल सर, आई वुड से, क्योंकि सर 10, 20, 15 घंटे भी पढ़ रहे हैं आप डेली, लेकिन केवल 5 दिन पढ़ रहे हैं और फिर अगला दिन 5 दिन छोड़ दिया, सब भूल जाएंगे, मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं निकलेगा सर। भले 8 घंटे पढ़िए बस, इनफैक्ट 6 घंटे भी पढ़िए, पर रोज सही से पढ़ लिए, प्रोडक्टिव पढ़िए और रोज पढ़िए सर, सब कुछ हो जाएगा सर। करेक्ट। और कोई बात आप शेयर करना चाहते हो, कोई इंसिडेंट या कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगती हो कि ये मैं एक अलग चीज़ फॉलो करता था, कोई और सीक्रेट हो? सर ऐसा सीक्रेट तो ऐसा सच कुछ भी नहीं है, मतलब वो तो प्रोसेस ही है कि बस पढ़ते रहिए। हाँ सर, ये चीज़ हो सकता है, मतलब कि आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसमें आप ऐसा कर लीजिए उसको कि गलतियां होने के नील चांस हो जाए एकदम। किसी एक चीज को, एक पोर्शन को तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, 100% नहीं तो 99% तो आएगा ही वो। बिल्कुल, तो उनको ऐसा करके रखिए कि अगर आप वहाँ मिस आउट कर रहे हैं तो सर आप वैसे ही पीछे हो चुके हैं, क्योंकि आप अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में ही। सर एक और बहुत ज़रूरी बात सर, कि उस स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के पीछे इतना मत भागिए कि आप बाकी पूरे सब्जेक्ट छोड़ दें सर। करेक्ट। हर सब्जेक्ट में अबव एवरेज होना सर जरूरी है आज के डे में। ये प्रॉब्लम होती है कई सारे स्टूडेंट के साथ कि जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में मजा आता है वो उसी को पढ़ते हैं। कई लोगों का जीएस फेवरेट होता है, तो वो जीएस और मैथ्स इस पे इतना काम कर लेते हैं कि इंग्लिश और रीजनिंग पे काम ही नहीं करते हैं, या मैथ्स और रीजनिंग में मजा आ रहा है तो इंग्लिश और जीएस को देख ही नहीं रहे, टच ही नहीं करते हैं सर। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों के साथ। बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी कि आपको हर सब्जेक्ट को इक्वली कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उनको उस पर पढ़ाई करनी पड़ेगी। जी सर, और सर वही कि हर सब्जेक्ट में अबव एवरेज होना पड़ेगा। तो आप अपना जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको पीछे मत छूटने दीजिए, और जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको अबव एवरेज पे ले आइए सर। जैसे मेरा जीएस सब्जेक्ट था सर, मेरा स्ट्रॉन्ग बोलूँगा मैं, क्योंकि ऑलरेडी उस प्रिपरेशन में था, तो मैंने उसको टाइम दिया केवल रिवीजन का। उसको मिस आउट भी नहीं करना है कि आपने अच्छा है तो छोड़ ही दिया टोटली, तो उसको केवल टाइम देता था मैं रिवीजन का। और मैथ्स में मुझे स्पीड इंक्रीज करनी थी, इंग्लिश में कुछ क्वेश्चंस गलत होते थे, तो इनको मैंने बहुत टाइम दिया फिर कि हाँ अपन को एवरेज पे थे तो उसको थोड़ा सही करना है सर। तो इधर मैंने ज़्यादा टाइम दिया फिर से। ओके, चलिए अनिमेश, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया, और मुझे लगता है कि ये जो वीडियो है बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और आगे भी मैं उम्मीद करूँगा कि आप अपने डिपार्टमेंट में और अच्छा करें, और अगर उसमें मन ना लगे तो सिविल सर्विसेज में भी आप आगे ज़रूर सफल हों, उसके लिए भी आप बिल्कुल ट्राई करें। एक छोटा सा गिफ्ट मैं हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको दूंगा। जी सर। अनिमेश, मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, छोटा सा गिफ्ट आपको, और आगे आप बहुत तरक्की करें। थैंक यू फॉर योर गाइडेंस सर, और थैंक यू फॉर योर मोटिवेशन ऑलवेज सर। एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है ये कि मेंटल सपोर्ट ज़रूर होना चाहिए सर। मेंटल सपोर्ट से सर स्ट्रगल्स बहुत कम हो जाती हैं सर, यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। खुश रहो यार।
खूब आगे बढ़ो। जी सर। मैं एक चीज़ और चाहूँगा कि इसको आप अनबॉक्स करें यहाँ जी पे, सर, sure। क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सोच रहे होंगे इस बॉक्स के अंदर क्या है, तो वो देखेंगे तो उन्हें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि सिलेक्शन के बाद क्या मिलता है। जी सर। तो ये एक टैबलेट है, टैब है जो हमने अनिमेश को हमारी तरफ से गिफ्ट दिया है, और ये तो बहुत छोटा सा गिफ्ट है। बाकी तो अनिमेश अब मतलब क्या है, अपने पैरों पे अब खड़े हो चुके हैं, तो अब और अच्छी आप तरक्की करिए, अपने माता पिता सबका ध्यान रखिए और जीवन में बहुत आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर द ब्लेसिंग्स। थैंक यू अनिमेश।